चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक मॉडल ऑफ ब्रिट्सर्स, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के मॉडल की आलोचना, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के मॉडल की आलोचना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो आएगा दादा भाई नेरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। कई बार मेंस के क्वेश्चन बने हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लिखने वाला पोर्शन थोड़ा सा है, समझने में चीज़ें आप जानते होंगे, मैंने बता भी दिया था लास्ट टाइम कि इंडिया से जो पैसे को यहाँ से ले जा करके ब्रिटेन वाले अपने लिए यूज़ कर रहे थे ना, मोटा मोटी वही चीज़ है, बट उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्या है कैसे है। चलिए क्वेश्चन हेडिंग समझ में आ गई। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। चलो पहले कुछ बेसिक चीजें, आपको कुछ बेसिक आइडिया होगा, लाइक प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद की कहानी कुछ कुछ याद है, तो शुरू करिए। सबसे पहले लिखिए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या रहा, पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि के लिए आप लोग रिफर करेंगे, सब अब कुछ अवेलेबल है नोट्स में, साथ में ये चीज आपको मिल जाएगी वीडियो में, वीडियो भी इसके बने हुए हैं तो आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। चलो बैकग्राउंड की अगर मैं बात करता हूँ, किसका बैकग्राउंड कहाँ से था, तो मे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसका। देखो कहानी कुछ ऐसी थी कि 1757 कौन सी लड़ाई थी, बैटल ऑफ प्लासी। 1764 ये थी बैटल ऑफ बक्सर। ये दोनों चीजें आप जानते हैं, इसके लिए पूरा कुछ हो चुका है। तो ये हुआ प्लासी और ये हुआ बक्सर। इन दोनों लड़ाइयों के बाद से करीब 90% ऑफ इंडिया ये क्या हो गया था, ब्रिटिशर्स के क्या चला गया था, कंट्रोल में चला गया था। इसके बाद से इकोनॉमिक लूट पीरियड बोला जाता है, अर्थव्यवस्था के लूट का काल बेसिकली वर्ड यूज किया गया है, इकोनॉमिक लूट पीरियड शुरू किया गया है, ठीक है। चलो तो ये जो इकोनॉमिक लूट यहां से हुई थी, ये लूट यहां से हो करके मतलब इंडिया से हो करके और कहां जाती थी, ब्रिटेन। ये चीज हम और आप जानते तो हैं, लेकिन ऑब्वियस बात है इसको किसी ने बताने का काम किया होगा, कोई ना कोई होगा जिसने इसको एक्सप्लेन किया था, तो हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्वियस बात है ये जो आप पूरी चीज देख रहे हैं ये क्या है, ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, क्या है, आर्थिक नीति है ना ब्रिटिशर्स की। तो इसी की हमें क्या करनी है, आलोचना करनी है। समझ रहे हो बात को, टॉपिक क्या है। तो इस आलोचना को करने में कुछ लोगों के नाम आएंगे, जिसमें से एक नाम आएगा आपका दादा भाई नौरोजी का और दूसरा आएगा नाम आर.सी. दत्त का। जब भी ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी को क्रिटिसाइज करो तो ये दो नाम हमेशा याद रखिएगा, बहुत जरूरत पड़ने वाली इस नाम की, ठीक है। तो पहला कौन हुए, दादा भाई नेरोजी साहब और आर.सी. दत्त। अब इनका क्या रोल था इकोनॉमी को बताने, मतलब क्रिटिसाइज करने के लिए, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करिए, कॉन्सेप्ट शुरू करिए, पॉइंटर में लिखना है। ठीक है, कुछ पॉइंटर हैं, फिर चलते हैं आगे। लिखिए, आफ्टर द प्लासी एंड बक्सर वॉर, प्लासी और बक्सर वॉर के बाद, आफ्टर द प्लासी एंड बक्सर वॉर, ब्रिटिशर्स गॉट द, थोड़ा स्पीड में आइए, ब्रिटिशर्स गॉट द दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए। दे ऑल्सो गेट द राइट्स ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू, दे ऑल्सो गेट द राइट ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू, और वो साथ में राजस्व को कलेक्ट करने का अधिकार भी मिल गया, ठीक है। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया और साथ में दीवानी राइट्स मिल गए। ये दोनों चीजें उनको मिल गई थी कलेक्ट करने के लिए। तो इसी में से जो रेवेन्यू राइट्स होता है यही होता है टैक्सेशन वाला, कलेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर में लिखते चलोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इसको पैराग्राफ में मत लिखो, पॉइंट पॉइंट लिखते चलो। नेक्स्ट, बेसिकली इट वाज इनिशियल फेज, बेसिकली इट वाज इनिशियल फेज
क्योंकि ये शुरुआती चरण था, दैट्स वाई Britishers always thought about the multiple collection of taxes. इसीलिए अंग्रेजों ने हमेशा अधिकतम कलेक्शन के लिए सोचा, अधिकतम वसूली के लिए सोचा। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट अस। प्रकृति ने भी हमारा साथ नहीं दिया। सो फार्मर्स वेंट फॉर द लोन। इसलिए किसान ऋण लेने गए, विच दे गॉट ऑन अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि उन्हें बहुत ज्यादा ब्याज पर मिला, विच कन्वर्टेड देम लैंडलेस लेबर, जिसने उन्हें भूमिहीन मजदूर में बदल दिया। लैंडलेस लेबर कन्वर्टेड देम लैंड, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? अंग्रेजों ने टैक्स लगाया, टैक्स लगाने के बाद हमसे वसूला, हमारे पास पैसे नहीं थे देने के लिए, तो हम एक्सपेक्टेड थे कि बारिश होगी तो सब ठीक होगा। बारिश हुई नहीं तो फिर मेरे को टैक्स तो देना था, तो टैक्स देने के लिए मैं किसके पास गया? साहूकार के पास लोन लेने के लिए उस बंदे ने 100 की जगह 300% का इंटरेस्ट लगा दिया। जब इंटरेस्ट लगा दिया 300% का, तो लॉजिकली बात है मैं क्या कन्वर्ट हो गया? मजदूर में। मेरी खुद की जमीन पे मैं खुद खेती नहीं कर सकता था। ये पूरा समरी हुई इस पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट, इन 19वीं सेंचुरी 19वीं सदी में ब्रिटिश फेज्ड, अंग्रेजों ने औद्योगिक क्रांति को फेस किया। ब्रिटिश फेज्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अंग्रेजों ने औद्योगिक क्रांति को फेस किया। एट दैट टाइम, उस समय दे नीड ह्यूज रॉ मटेरियल, उस समय उनको काफी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता थी। दे नीड ह्यूज रॉ मटेरियल लाइक मैनचेस्टर में प्लस लंकाशायर। मैनचेस्टर एंड लंकाशायर बोथ आर द सिटीज सिचुएटेड इन द इंग्लैंड, स्पेशली फॉर द कॉटन। फॉर द मैनचेस्टर एंड लंकाशायर, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, मैनचेस्टर और लंकाशायर। में भी आपने मैपिंग में किया होगा, नहीं तो अब करोगे। तो पहला क्या हो गया? मैनचेस्टर, और दूसरा कौन सा हो गया? लंकाशायर। ये दो सिटीज हैं, इन दोनों सिटीज स्पेशली फॉर द कॉटन। तो अगर आपसे कभी भी पूछे ब्रिटिश कॉटन के लिए जो इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था वो ब्रिटेन में कहां जाता था, तो वो ब्रिटेन में कहां जाएगा? इन दो जगहों पे जाता था। फर्स्ट पॉइंट, जो भी पॉइंट लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर दिस ब्रिटिशर्स कन्वर्ट देयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। इस चीज के लिए अंग्रेजों ने अपनी आयात निर्यात नीति को बदल दिया। कन्वर्ट देयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। कैसी कन्वर्जन है वो तो समझ रहे हो ना? इंपोर्ट कम करना, एक्सपोर्ट ज्यादा, सब समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को? नई चीज तो नहीं है ना? इस पॉलिसी को चेंज किया। एंड ऑल्सो चेंज द एक्सचेंज रेट, और साथ में एक्सचेंज रेट, आयात निर्यात वाले जो रेट थे उसको भी क्या कर दिया? चेंज कर दिया, बदल दिया। जैसे $1 बराबर 80 रुपए, तो $1 बराबर 70 रुपए फायदा करेगा या 90 रुपए फायदा करेगा आपके लिए? $1 बराबर 80 रुपये है राइट नाउ। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं 90 रुपये में, या इसको मैं 70 लाता हूं, तो दोनों में से मेरे लिए बेनिफिशियरी क्या होगा? 70 रुपये बेनिफिट। सही बात है, सीधी बात है। अगर मैं 70, 60, 50 आऊंगा, इसका मतलब होता है रुपया मजबूत हो रहा है,
न्यूज देखते हो इकोनॉमी वाले? नहीं, आज रुपया इतने खुल के इतने पे बंद हुआ, तो रुपया जितना नीचे आएगा उतना बेनिफिट आपके लिए होगा। यही चीज 100, 150, 200 में जाएगा तो वो इसका मतलब सामने वाली करेंसी आपकी करेंसी के कंपैरेटिवली क्या है, स्ट्रांग है। भाई लॉजिक समझिए, अभी $1 राइट नाउ करीब 80 रुपीज चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर आपकी जेब में $1 है और किसी के पास 80 रुपए, दोनों बराबर हैं, यानी वो बंदा एक नोट देगा और आपको 80 नोट देने पड़ेंगे एक एक रुपए की, तो लॉजिकली आप उससे कितने टाइम नीचे हैं, 80 टाइम नीचे हैं। अब ये 80 की जगह घटा करके 70 कर दो, 70 को घटा के 50 कर दो, तो आप क्या होते जा रहे, स्ट्रांग होते जा रहे। ये बराबर कब होगा, जब एक बराबर एक होगा। सबसे अच्छी इकोनॉमी तभी मानी जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है, डिपेंड ऑन इकोनॉमी ऐसा होता है। तो ब्रिटेन की जो करेंसी है वो क्या है, पाउंड। तो लॉजिकली इस पाउंड को उसी को बोलते हैं, तो वही पाउंड की वैल्यू को रुपीस के सामने क्या कर दिया गया, हाई कर दिया गया। अच्छा, पाउंड की वैल्यू हाई का मतलब, अच्छा रुपया 90 हो रहा है, ये हाई नहीं है, लो हो रहा है। ये बात समझ में आ गई सबके ना? अगर रुपए 80 की जगह 90 हुआ तो आप बोले रुपया हाई हो गया, हाई नहीं हो गया, रुपए की वैल्यू घट गई ना, तो रुपया लो हो गया। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। इवन अ पर्सन कॉल्ड जॉन सुलिवन, इवन अ पर्सन कॉल्ड जॉन सुलिवन, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जॉन सुलिवन, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। जॉन सुलिवन, इनका एक स्टेटमेंट है, ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, जॉन सुलिवन का स्टेटमेंट, ध्यान से मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट। आवर इकोनॉमिक प्रोसीजर वर्क एज अ स्पंज, आवर इकोनॉमिक सिस्टम वर्क एज अ स्पंज, हमारा आर्थिक व्यवस्था एक ऐसे स्पंज की तरह काम कर रही है। आवर इकोनॉमिक सिस्टम वर्क एज अ स्पंज which suck the good thing from the, which suck, अट्रैक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, विच अट्रैक्ट द, अच्छा स्पंज जानते हो ना, स्पंज को पानी में डुबो तो कुछ करता है, वो पानी सुखाए उखाए हो बारिश वारिश में, तो सीधी बात हो क्या करता है, सक करता है ना। तो इन्होंने बोला कि जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो इस तरीके से काम कर रहा है कि इंडिया की अच्छी चीजों को गंगा के किनारे से उठा रहा है और उसको कहां ले जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन की गंगा क्या कहलाती है, ब्रिटेन में कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है यार, एक ही तो रिवर है, थेम्स, सुने, थेम्स, थेम्स सब सेम है। तो उन्होंने बोला गंगा से उठा करके थेम्स में डाल दे रही है। सिस्टम समझ में आया? इंडिया से सारा अच्छा कंटेंट को उठाया और कहां डाल दिया, जाकर के थेम्स के किनारे डाल दिया। ये पूरा स्टेटमेंट है, क्लियर हुआ? विच अट्रैक्ट गुड थिंग फ्रॉम द गंगा एंड एक्सक्रीटेड ऑन द रिवर ऑफ, या ऑन द बैंक ऑफ थेम्स, और थेम्स के किनारे निचोड़ देती है, और थेम्स के किनारे निचोड़ देती है। क्लियर हुआ? तो गंगा से अच्छा उठा करके थेम्स के किनारे उसको क्या कर दो, डाल दो। समझ गए होंगे? इंडिया का सीधा मतलब इंडिया से उठा करके उसको वहां, ये किसका स्टेटमेंट, जॉन सुलिवन का, कई बार लिखने के लिए आया। इस स्टेटमेंट का सीधा मतलब हो रहा है किससे रिलेटेड हो रहा है, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी की। साहब आपको एक्सप्लेन करना होगा, क्लियर है? चलो अब लिखो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने का काम किसने किया था, विवरण, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या, इस थ्योरी की व्याख्या किसने की थी? तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आएगा वो है दादा भाई नौरोजी साहब। तो इनके ध्यान से लिखिएगा। शुरू करें। द पॉलिसी वॉज एक्सप्लेन्ड बाई मैनी पीपल, द पॉलिसी वॉज एक्सप्लेन्ड बाई मैनी पीपल, हालांकि यह नीति कई लोगों द्वारा बताई गई। पॉलिसी वॉज एक्सप्लेन्ड बाई मैनी पीपल, हालांकि यह नीति कई लोगों द्वारा बताई गई, कई लोगों द्वारा बताई गई। लाइक कई लोगों द्वारा बताई गई, जैसे कौन से लोग हैं, थोड़े से ध्यान से नाम लिखिएगा। पहला ऑब्वियस नाम लिखेंगे नौरोजी, दादा भाई नौरोजी फर्स्ट, दूसरे आएंगे आरसी दत्त, पहले दादा भाई नौरोजी, दूसरे आरसी दत्त, थर्ड जी गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले साहब, नेक्स्ट रानाडे, रानाडे, महादेव नाम सुने हो ना, महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, ठीक है। रजनी दत्ता इंपॉर्टेंट नाम है, रजनी दत्त, रजनी दत्त,
रजनी पाम दत्ता नाम है, वैसे रजनी दत्त भी लिख लो, एक ही चीज है, ठीक है, रजनी दत्त। ये सभी लोगों का नाम ध्यान रखना। क्रिटिक्स में इनका नाम डाला था, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के ये सब क्रिटिक्स कहलाते हैं, आलोचक कहलाते हैं, ठीक है, इन सबके नाम की जरूरत पड़ेगी आपको। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आएगा वो किसका है, दादा भाई नौरोजी का। तो लिखो इसी में हेडिंग, वर्क ऑफ दादा भाई नौरोजी, वर्क ऑफ दादा भाई नौरोजी, वर्क ऑफ दादा भाई नौरोजी के काम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ एक फैक्ट्स हैं वो पहले बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए लिख लीजिए। दादा भाई नौरोजी साहब जो हैं, एक चीज ध्यान से इनके बारे में जान लीजिए। देखिए क्या लिखा है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूके, यानी ये इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसके नहीं, कहां के मेंबर थे, यूनाइटेड किंगडम के थे, समझ रहे हो, जैसे अपने यहाँ के एमपी होते हैं ऐसे वहां के एमपी थे। पहली चीज है, इनके पेपर का नाम आपको मिल जाए, पहली चीज के बारे में ध्यान से, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये मैं उधर भी बताया था आपको। दूसरा अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ऑब्वियस बात है कहां पर है ये, ब्रिटेन में, तो एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं होंगे, तो अनऑफिशियल हैं ये दोनों टाइटल समझ में आए हैं, नोट कर लीजिए दोनों नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हिंदी में सेम है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया सेम। दूसरा अनऑफिशियल क्या है, एम्बेसडर है। थर्ड थिंग ध्यान से, आईएनसी के कई बार चेयरमैन बनते हैं। आईएनसी जो कांग्रेस मैंने उस दिन बताई थी, तो कांग्रेस की हर साल एक मीटिंग होती थी, उस मीटिंग का कोई ना कोई चेयरमैन हर साल बनता था, तो ध्यान से नोट कीजिएगा। कांग्रेस चेयरमैन सामने आपके 86, 87, ध्यान से 86 में, 86 में, फिर 1893 में, 1906 में, तीन बार, पहले 86 में, 93 में और 1906, ये तीन बार आईएनसी के मेंबर। 1906 में कांग्रेस के कुछ इश्यूज हुए थे, बाद में 1907 में आकर टूट गई थी कांग्रेस, तो 1907 में, ठीक है, तो ये क्या है आपके मेंबर रहे थे। चलो ईयर है आपके सामने, 86 पहला, 93 दूसरा, 06 तीसरा, 1906 तीसरा। इनकी बुक का नाम लिखिए, इनकी बुक का नाम है, मैं दिखा देता हूं, इस लंबा नाम है, पॉवर्टी एंड, देखिए अन ब्रिटिश रूल आ गया, ये है इनकी बुक। धंग बिल्कुल रट जाना इस किताब का नाम, ध्यान से लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, बुक का नाम है, ये इंग्लिश हिंदी सेम, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो लिखा है बुक बाय दादा भाई नौरोजी। ये वो किताब है जिसमें इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिख लिया, नोट करिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा है अवेलेबल, पढ़ लेना, 700 पेज की किताब है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ही पूरा बताया गया है आपको क्या, कि साहब कैसे कैसे इंडिया को लूटा गया, वो बताऊंगा मैं आपको अभी। सीखने वाली चीज होती है कि इंडिया को किस तरीके से हो गया था। नोट हो गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये है, इसी में होता है। लिखिए, इन दिस बुक ही एक्सप्लेन्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इसी किताब में धन का बहिर्गमन सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यही वो किताब है जिस किताब में इन्होंने एक्सप्लेन करने का काम किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि जो बड़े बड़े थिंकर होते हैं ना, वो पेपर पब्लिश करते हैं। पेपर सुना है तुम लोगों ने, पीएचडी वगैरह के लिए पेपर होते हैं पब्लिश, तो उस पेपर के बारे में लिखिए। इन 1867 1867 में 1867 ही पब्लिश्ड हिज पेपर, उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया, लेख पब्लिश किया, उसका नाम है इंग्लैंड डेट टू इंडिया, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, सेम रहेगा, इंग्लैंड डेट टू, डेट मीन डीबीटी, लोन, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ये है इनका न्यू पेपर, वो है उनकी किताब, ये है टाइम, और वो नाम है थ्योरी का। फैक्ट्स रटना, डेट टू इंडिया, इसी को हिंदी में आप चाहें धन का निष्कासन सिद्धांत लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, ठीक। बेसिकली इनका कहने का मतलब था कि इंडिया से जो ब्रिटेन पैसे लूट रहा है, वो पैसे वो ब्रिटेन में ले जा रहा है, लेकिन उसके बदले इंडिया को 1 रुपया भी नहीं दे रहा है। ये पूरा ओवरऑल समरी थी इसकी। अब लूट कैसे रहा है, किस फॉर्मेट में है, वो मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1871 1871 में
एक एसे है, लिखे अ एसे, इन एन एसे, एक निबंध इन्होंने लिखा था 1871 में। एक एसे है, एसे का नाम ध्यान से लिखेगा, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। मैं लिख देता हूं, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये एसे का नाम है, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये है उस एसे का नाम, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये वो एसे है जिस एसे में इन्होंने बताया था, एसे का नाम है, ठीक है। इसी एसे में ये जो पैसा जा रहा है भारत से, अब देख रहे हो ना, मनी जा रहा था ना, तो ये जो पैसा इंडिया से जा रहा है, इसको जो वर्ड दिया था, इन्होंने बोला था इविल्स ऑफ ऑल इविल्स। एविल समझते हैं, एविल अच्छी चीज है बुरी चीज है? बुरी चीज है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? है प्रेतात्मा, बुरी आत्मा। अच्छी आत्मा क्या बोलते हैं? बुरी आत्मा एविल है, तो अच्छी आत्मा क्या है? आत्मा तो इंग्लिश में क्या है? हिंदी में थोड़ी आत्मा, इंग्लिश में बताओ। है गॉड? अरे नहीं, गॉड है क्या चीज? एंजल? नहीं यार, एंजल एंजल कोई दिक्कत नहीं है। एविल बुरी आत्मा होती है, वैसे नॉर्मली आत्मा को सोल बोलते हैं, अच्छी वाली आत्मा को, ठीक है। प्योर सोल भी ऑब्वियस से बोल सकते हैं, बट यहां पे इंपॉर्टेंट, इन्होंने बुरी आत्मा आप जानते हैं, तो इन्होंने बोला ये जो पैसा यहां से जा रहा है, ये इविल्स का भी इविल है। मतलब बुरी आत्माओं में भी जो सबसे खतरनाक वाली है, जो मतलब समझ गए उस लेवल की है, ये वो थ्योरी है। इंडिया को बर्बाद करने में जो सबसे बड़ा रोल है वो किसका है? इसी चीज का। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनिष्टों का अनिष्ट। लिख लो, अनिष्टों का अनिष्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनिष्टों का अनिष्ट नाम इसको दिया गया है, एविल्स ऑफ ऑल एविल्स। अब आओ हेडिंग डालो, एनालिसिस, विश्लेषण करते हैं। एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से कहां कहां पे जा रहा था पैसा। एनालिसिस, विश्लेषण। नो यही थ्योरी है, इन्हीं की पूरा चल मैंने टाइम लेते हैं, 1 घंटा लगता है करीब इसमें यार। एनालिसिस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्या हिसाब किताब इन्होंने समझाया था वो मैं बता दूं, लिखो। वैसे वही चीज है जो मैं आपको बता चुका हूं। याद है कुछ 3 फेज बताए गए थे, इकोनॉमिक फेज, पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था। तीनों के नाम क्या थे? तीनों के इकोनॉमिक में बताया था, 3 स्पेशली वर्ड यूज किए गए थे। कुछ याद आ रहा? कॉमर्शलाइजेशन हो रहा था, फिर कैपिटलिज्म वाला कॉन्सेप्ट था, कुछ याद आ रहा है? वाणिज्यिक चरण, 3 चरण बताए गए थे ना। हाँ, तो ये जो वो बातें मैंने वहां बताई थी, वो कायदे में यही वाली बातें हैं, ठीक है। तो इसी को मैं एक शॉर्ट में आपको फिर से लिखा देता हूं, एक ओवरव्यू हो जाएगा, छूट गया होगा तो रिवाइज हो जाएगा। लिख लीजिए, 1757 टू 1813। पहला पॉइंट, 1757 से 1813 डैश, इसको लिखिए कंपनी इन्वेस्टमेंट पीरियड। कंपनी इन्वेस्टमेंट पीरियड, कंपनी निवेश का काल। दूसरा 1813 टू 57, 1813 टू 57, 1813 से 1857। दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट पीरियड, ओपन मार्केट, मुक्त बाजार का काल। और 1857 टू 47, 1857 टू 1947, ये फेज ऑब्वियस वहां याद है, सब कुछ हो गया था, फिर यहां पे लेकर के आएंगे। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, वित्तीय पूंजीवाद। फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, ये चीजें पूरी डिस्कस हो चुकी हैं डिटेल में, जिस जिसका छूटा जाके वो देखिएगा, सब कुछ अवेलेबल है वीडियो में, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटलिज्म बोलो, ठीक है। तो ये वो फेज था आपका, इसमें था पहले में क्या किया गया? लूटा गया। दूसरे फेज में उस पैसे से वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, फिर वहां पे माल बना, उस माल को बेचना था ना, तो बेच करके यहां पे आए, उस पैसे को इन्वेस्ट करना था। इन्वेस्ट किस में आया? तीसरा, रेलवे या पीडब्ल्यूडी, सब याद है? चलो अब डेटा लेते हैं, लिखिए 80। अब ये नेक्स्ट पॉइंट, फैक्ट्स।
मतलब उसी में लिखते चलो, लिखने की हेडिंग नहीं है, देखो टिल 1865 टू 66, मतलब ऐसा समझो 1757 से 1813 पहले फेज में 150 सीआर 150 करोड़ पाउंड, कई जगहों पे ये पौंड में भी लिखा होता है, ठीक है, ब्रिटिश करेंसी, इतना पैसा गया है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा 1813 से 1857 ये है 15 सीआर 15 करोड़ पर ईयर, जरा डेटा देखना मैं क्या समझा रहा हूं मैं। और 1857 से 1947 ये है आपका 40 सीआर पाउंड पर ईयर। हिसाब समझ में आ रहा है? कुछ कुछ आया? समझो ये 100 कितने साल, लगभग 50 साल है, तो 50 साल में जो पैसा गया वो लगभग 3 करोड़ का, 50 का 150 मतलब 3 करोड़ हुआ मोटा मोटी। फिर 13 से में 15 करोड़, यही सेम चीज, जो 3 करोड़ सालाना ले रहे थे अब वो 15 करोड़ सालाना हुआ, और वही बढ़ करके 30 करोड़ हो गया ईयरली। समझ गए हिसाब किताब कितना होगा? इतना पैसा था जो ऑफिशियली ब्रिटिशर्स यहां से लेके गए थे। क्लियर हो गया? डेटा जरूरी है, आंसर राइटिंग करते समय फैक्ट्स देना बहुत जरूरी होता है। लिखिए, हो गया, नोट हो गया? नेक्स्ट में लिखिए, दिस मतलब दिस फिनोमिना या दिस प्रोसेस स्टार्टेड अ साइकिल, इस फिनोमिना ने, इस प्रक्रिया ने एक चक्र शुरू कर दिया। फिनोमिना स्टार्टेड अ साइकिल, एक चक्र शुरू कर दिया, ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का एक चक्र शुरू कर दिया इस प्रक्रिया ने। सो इंडियन मॉडरेटर्स, भारतीय नरमपंथियों ने, इंडियन मॉडरेटर्स, भारतीय नरमपंथियों ने क्लियरली क्रिटिसाइज दिस थ्योरी, स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत की आलोचना की। क्लियरली क्रिटिसाइज दिस थ्योरी, क्लियरली क्रिटिसाइज दिस थ्योरी, स्पष्ट रूप से क्या की? इसकी आलोचना की। एंड सैड और कहा, डैश, और कहा, डैश, दिस इज द क्लियर पॉलिसी, दिस इज अ क्लियर पॉलिसी टू मेंटेन या टू सस्टेन इंडिया एज पुअर, यह अंग्रेजों की भारतीयों को गरीब बनाए रखने की स्पष्ट नीति है। दिस इज अ क्लियर पॉलिसी टू सस्टेन इंडिया एज पुअर कंट्री। समझ गए? ये क्लियर क्या है? स्पष्ट नीति है भारतीयों को गरीब बनाए रखने की। इवन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है एडम स्मिथ, he also supported this theory, उन्होंने भी इस थ्योरी को क्या किया? सपोर्ट किया कि साहब ब्रिटिशर्स लोग ऐसा हरकतें कर तो रहे हैं।